हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में मैं आपको यौगिकों का नामिनेशन करना बताया था कि कैसे आप कोई भी यौगिक रहेगा तो आप उसका नामिनेशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा चुका हूँ। रासायनिक अभिक्रिया पर अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। तो क्वेश्चन आंसर कराने की प्रक्रिया में आप हर बात को काफ़ी इत्मीनान से समझने का कार्य करेंगे। यदि आप समझते हैं तब तो मेरा मेहनत यहाँ से सार्थक होगा, और यदि आप बातों को नहीं समझते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपको प्रश्न समझना है कि लिखे गए प्रश्नों में कौन सा जो अभिक्रिया है वह भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन वही नहीं होगा जहां पर अगर एक बार परिवर्तन हो जाए तो दोबारा वह परिवर्तन अपने मूल रूप में यदि वापस नहीं आ रहा है तो इस प्रकार का परिवर्तन ही रासायनिक परिवर्तन होता है, वह भौतिक परिवर्तन नहीं माना जाएगा। और हमको इसमें यही बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात ऐसा परिवर्तन यहाँ आपको ध्यान में देखना है, ध्यान देना है आपको कि कौन सा ऐसा परिवर्तन यहाँ दिखाई पड़ रहा है जो एक बार परिवर्तित हो जाने के बाद दोबारा वह अपने मूल रूप में वापस नया है। जैसे अब आप देखेंगे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघला है या दोबारा बर्फ बन जाए, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। यहाँ आपको ठीक नहीं करना है। यहाँ आप देखेंगे तो जल के क्वथनांक पर जल वाष्प बदल रहा है, वह फिर जल में वापस आ जाएगा, तो ऐसा भौतिक परिवर्तन है। जल में आप लवण घोल दिए हैं, कोई भी साल्ट घोल दिए हैं, यदि आप चाहें तो साल्ट को पुनः प्राप्त कर सकते हैं उस विलयन से जिस जल में आपने घोला है, उसे आप गर्म करके सारे जल को वाष्पित कर दीजिए, साल्ट फिर मिल जाएगा। अर्थात ये भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन लास्ट ऑप्शन पर आकर के जब आप देखेंगे तो वहां आपको दिखाई देगा एलपीजी का दहन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस अगर जल जाए एक बार, जल जाने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा, इसके साथ साथ बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब यह दोबारा एलपीजी अपने रूप में वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए एलपीजी का दहन ही भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी के सभी भौतिक परिवर्तन हैं। ये भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, जल में लवण का घुलना भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन एलपीजी का दहन, एलपीजी का जलना यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो प्रश्न में हमको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो आप एलपीजी का दहन यह भौतिक परिवर्तन नहीं, आप इस ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आकर के देखते हैं यहाँ पर, तो निम्न में कौन कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सबसे पहले आप संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, वहां पर संयोजन अभिक्रिया होती है। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया कहाँ कहाँ दिखाई पड़ रही है और कहाँ कहाँ पर संयोजन अभिक्रिया नहीं है। एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं। कौन कौन सी आप प्रश्न में देखेंगे, निम्न में कौन कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न से साफ जाहिर है कि इनमें एक से अधिक संयोजन अभिक्रियाएं हैं।
तो हमें देखना है कि किन किन अभिक्रियाओं में एक हरा उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम आगे चलकर देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड को उष्मा देने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अभिक्रिया का यहाँ डबल उत्पाद बन रहा है, दोहरा उत्पाद बन रहा है। निश्चित तौर पर पोटेशियम क्लोराइड का जलना या संयोजन अभिक्रिया कतई नहीं। अब हम आगे चलेंगे तो यहां देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोला जा रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम जल में घोलेंगे तो यह मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सिंगल उत्पाद बना रहा है, सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो जब सिंगल उत्पाद बनता है वहां पर संयोजन अभिक्रिया निश्चित तौर पर होती है। तो पहला तो नहीं लेकिन दूसरा ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में है। जब यह हमारा क्लियर हो जाता है तो नीचे और ऑप्शन को चेक करके देखेंगे कि क्या और भी नीचे के अभिक्रियाओं में कोई ऐसा तो नहीं है जो संयोजन अभिक्रिया हो सकता है। तो तीसरे ऑप्शन को हम देखेंगे। यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया हुआ है। यहाँ दो तत्व आपस में क्रिया करके एक सिंगल उत्पाद बनाए हैं। दो तत्व दो यौगिक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद बना सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया में हमेशा सिंगल प्रोडक्ट आएगा आपके सामने, एक ही उत्पाद वहां बनेगा। जब भी अभिकर्मक आपस में क्रिया करेंगे तो उत्पाद केवल एक होगा, सिंगल होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो दूसरे के अलावा या तीसरा जो आप रिएक्शन देख रहे हैं यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, अर्थात यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण स्पष्ट हो गया। अब चौथे ऑप्शन पर आकर के देखेंगे कि क्या चौथा अभिक्रिया संयोजन है अथवा नहीं है। तो यहां पर जिंक की क्रिया फेरस सल्फेट से कराई जा रही है। यहां पर आप देख रहे हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स किसी भी कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया है। यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, न कि संयोजन रिएक्शन है, अभिक्रिया है। तो इस ऑप्शन में दूसरा और तीसरा यह संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। आंसर में आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यह कि कौन कौन सी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस ऑप्शन में दूसरा और तीसरा ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। अब आप अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में कौन कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो दो विस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के आयनों के बीच अदला बदली के स्वरूप जो उत्पाद बनता है, इस प्रकार का यदि हमें कहीं रिएक्शन दिखाई पड़ता है, अभिक्रिया दिखाई पड़ रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां अगर आकर के हम देख रहे हैं तो Pb कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं। तो जब हम देख रहे हैं कि पहला ही अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो फिर निश्चित तौर पर हम अगले ऑप्शन की तरफ आएंगे कि क्या अगला ऑप्शन जो है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है अथवा नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं Na2SO4 और BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का आपस में क्रिया कराया जा रहा है। यहाँ पे सोडियम का प्लस बेरियम क्लोराइड के माइनस क्लोरीन से क्रिया कर दिया है और सोडियम सल्फेट का माइनस सल्फेट और बेरियम क्लोराइड
यहाँ दोनों यौगिकों के बीच आयनों की अदला बदली के द्वारा यौगिक बन रहे हैं। निश्चित तौर पर यह अभिक्रिया जो दूसरी अभिक्रिया आपकी है, यह दूसरी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां आप आकर के देख रहे हैं तो मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जा रही है और यहां पर दोनों यौगिक नहीं है, एक तो यौगिक है और एक तत्व है। यहाँ आयनों के अदला बदली के स्वरूप यौगिक नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण हमारा तीसरा ऑप्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं। हम चौथे ऑप्शन पर आकर के देखेंगे कि क्या चौथा ऑप्शन द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है अथवा नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक संयुग्मन उत्पाद बनाए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो यह संयोजन अभिक्रिया है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। अर्थात इस चार ऑप्शन में सिर्फ दूसरा ऑप्शन आता है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार यदि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विकृत गंधिता को रोका जा सकता है किन किन उपायों के द्वारा विकृति गंधिता रोकी जा सकती है। विकृति गंधिता क्या है आपको समझ में आना चाहिए। जब वसा या तेल युक्त भोज्य पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित मॉइस्चर या ऑक्सीजन से क्रिया कर वे खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट स्मेल चेंज हो जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए या विकृति गंधिता को रोकने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, किनकी वजह से यह रोका जा सकता है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर। वेरी गुड। यदि ऑक्सीकारक वहां पर रहेगा तब तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर विकृति गंधिता आपकी जो कि क्या मौजूद हो जाएगी वहां। तो हम यहाँ पर कोई भी प्रति ऑक्सीकारक मिला देते हैं, अर्थात जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में न क्रिया करे, अर्थात वहां से वायु को हटा दिया जाए, मॉइस्चर हटा दिया जाए और ऐसी गैस भर दिया जाए जो तेल या वसा से अभिक्रिया न करता हो। जैसे नाइट्रोजन गैस, कोई भी अक्रिय गैस आप भर सकते हैं जो क्रिया कम नहीं के बराबर करती हैं, नहीं करती हैं। इस प्रकार से आप प्रति ऑक्सीकारक मिला करके भोज्य पदार्थ को विकृति गंधिता से रोक सकते हैं। तो प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर सही ऑप्शन, इस पर आप टिक सकते हैं। इसके बाद अब हम पुनः अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या दूसरा ऑप्शन क्या है। सूर्य के प्रकाश से दूर रखना सत्य बात है। यदि हम तेल या वसा युक्त भोज्य पदार्थों को सूर्य की प्रकाश से दूर रखें तो यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा और हमारा भोज्य पदार्थ विकृति गंधिता से बच जाएगा। यह आप कर सकते हैं। इसके बाद भी हम आगे आकर के देखेंगे कि अगले ऑप्शन की क्या स्थिति है। भोजन को फ्रिज में रखें, यह भी बेटर आइडिया है। यदि आप भोजन को फ्रिज में फ्रीज कर दे रहे हैं तो भी यह विकृति गंधिता से बच जाएगा और आपका भोजन सुरक्षित है। तो इस प्रकार यही आपका ऑप्शन है। तो विकृति गंधिता रोका जा सकता है। ये तीन ऑप्शन सही हैं, अर्थात लास्ट ऑप्शन जब आप जाकर के देखेंगे तो लिखा है तो सभी, तो आप अलग अलग ऑप्शनों पर टिक न करते हुए आप क्या करेंगे, अलग अलग ऑप्शन टिक नहीं करेंगे बल्कि इन सबको सामूहिक एक साथ
प्रयुक्त सभी सही को टिक कर देंगे। जब प्रयुक्त सभी सही है, सभी को आप सही कर दीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको लिखित प्रश्न उत्तर कैसे आप करेंगे, अभी तो हम आपको ऑप्शन समझा रहे थे, ऑप्शन कैसे समझा रहे थे, फिर लिखित प्रश्नों का उत्तर आपको किस प्रकार का देना है, यह सारी बातें विस्तार से हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने मित्रों में शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।